हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फंक्शन के डोमेन और रेंज की, और रेंज के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेंज से कुछ रिलेटेड और क्वेश्चंस। सपोज करिए एक कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सपोज करिए हमको इसका रेंज फाइंड करना है, तो सबसे पहले एफ एक्स को मैं लिखूंगा y, तो y इक्वल टू हो गया 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सब्जेक्ट बना दो, सॉल्व करके x का वैल्यू लाना है। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई। अब हम x वाले टर्म सारे लेफ्ट में रखेंगे, तो 5x माइनस एक्स वाई, और बाकी सारे उधर, तो माइनस वाई माइनस 1। तो यहाँ पर यदि मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है 5 माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। तो मेरा x बना माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस वाई। अब मेरा जो x बनेगा उसमें मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा y माइनस 5। तो ये जो मेरा x आया है y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 5, इसके अंदर हम y का वैल्यू क्या नहीं ले सकते, या ऐसा बोलें कि हम क्या ले सकते हैं, वही डिसाइड करेगा कि इसका रेंज क्या है। तो यदि मैं आपको बोलूं कि y का वैल्यू मैं 5 लेना चाहता हूं, तो ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और एनीथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, तो मैं y का वैल्यू 5 नहीं ले सकता। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। एक चीज और याद रखना कि भले ही हमको डोमेन ना पूछा हो, लेकिन फिर भी डोमेन हमें फाइंड करना चाहिए। जैसे यहाँ पर डोमेन पूछा होता, तो ये जो डिनोमिनेटर है x माइनस 1, इसको हम 0 नहीं कर सकते, मतलब x का वैल्यू मैं 1 नहीं ले सकता। ये बात याद रखना। अब इसका फायदा क्या सीखने का, ये भी बताता हूँ। x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, और ये भी तो x है, इसका मतलब ये पूरी चीज जो x है y प्लस 1 अपॉन y माइनस 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इसे हम 1 नहीं ले सकते। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलूंगा y प्लस 1 नॉट इक्वल टू y माइनस 5, और y से y कैंसिल हो गया, 1 नॉट इक्वल टू माइनस 5। इससे मुझे कुछ भी नया नहीं मिला। 1 और माइनस 5 इक्वल नहीं होते हैं, ये तो दुनिया ही जानती है, हम भी जानते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये नॉलेज से कब फ़ायदा होगा, इसके लिए भी एक क्वेश्चन में जस्ट अगला वाला आपको बताऊंगा, तो आप ये गलतियां ना करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो ये जो x नॉट इक्वल टू माइनस 1 है, इसको हमने समझा, इसको यूज़ किया। अब फाइनली आंसर क्या हुआ, बस y का वैल्यू एक 5 है जो नहीं हो सकता, तो ऑल रियल नंबर माइनस 5 इज द आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का रेंज हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा आपको, और ये जो बात मैंने बताई थी ये वहाँ पर आपको समझ में आएगी। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, इसका रेंज हमें फाइंड करना है। तो एफ एक्स की जगह मैं y रखता हूँ, तो y इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है, और ये मैंने इसे कैंसिल कर दिया। तो मेरा y इक्वल टू क्या आया, x प्लस 3। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आपको रेंज निकालना हो
तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा x इक्वल टू क्या आया, y माइनस 3। x को क्या ले सकते हैं, या y को क्या ले सकते हैं या क्या नहीं ले सकते। तो नहीं लेने में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा अभी यहाँ पर। मैं सब चीज़ ले सकता हूँ y को, क्योंकि किसी भी नंबर में से 3 माइनस करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑलवेज नेचुरल नंबर मिलेगा। तो रेंज हमारा ऑल रियल नंबर्स, ये आंसर हुआ, बट ये आंसर गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ हुई। यदि डोमेन पूछा तो नहीं है, हमने निकाला होता तो हम क्या लिखते, यहीं पे हम बता देते कि x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x को 3 लेंगे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा। 3 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और यदि x 3 नहीं लेना है तो ये भी तो x है, ये भी तो x के इक्वल है पूरा। इसका मतलब जो y माइनस 3 है वो 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -3 को इधर ले लें तो 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि y को यदि आपने यहाँ 6 ले लिया तो 6 माइनस 3 x3 आ जाएगा, और x तो 3 ले ही नहीं सकते, x3 लेंगे तो हमारा फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर r नहीं है, हमारा आंसर है r माइनस 6। मतलब मैं y को 6 नहीं ले सकता, बाकी सब कुछ ले सकता हूँ। तो ये हमारा रेंज का आंसर है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि रेंज निकालने के लिए डोमेन भले ही ना पूछा हो, पर हमारी नज़र में होना चाहिए, हमें निकाल लेना चाहिए ताकि गलतियां ना हो। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। फाइंड द range of fx equal to under root of 9 minus x स्क्वायर। हमें इसका रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम वही करूंगा, मैं किसको y लिखूंगा, fx को अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी x को सब्जेक्ट बनाने की तैयारी है, मैं दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करूंगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बनेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बना 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x इक्वल टू मेरा बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर की कोई भी चीज़ है तो वो कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेरा जो 9 माइनस वाई स्क्वायर है दैट शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। 0 भी चलेगा, ग्रेटर देन 0 भी चलेगा। अब ये वेरिएबल के साथ कभी निगेटिव आए ना तो ये हटाया करो, तो इसको क्या करें, उल्टा लिख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 9, यानी माइनस से इंटू कर दिया। तो ऐसा करने से ये इनइक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ग्रेटर के बजाय लेस देन हो जाएगा। टेक केयर, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इनइक्वलिटी का डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो y प्लस 3, इसके दो फैक्टर हो गए, y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हमें एक नंबर लाइन बनाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे लिखेंगे प्लस इनफाइनाइट। इसको 0 के इक्वल हम करते हैं तो ये मेरे को मिलेगा माइनस 3। इसको 0 के इक्वल करते हैं तो ये मेरे को देगा प्लस 3। अब एक थंब रूल याद रखना कि इस तरह की सिचुएशन में यहाँ हमेशा पॉजिटिव आंसर आएंगे, यहाँ हमेशा नेगेटिव आंसर आएंगे और यहाँ हमेशा पॉजिटिव आंसर आएंगे। और हमें रिजल्ट चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव की रेंज आ गई मेरी -3 से +3। इसका मतलब मेरा जो y बिलोंग्स टू होगा -3 से +3, कुछ भी आएगा तो चलेगा। तो ये मेरी रेंज का आंसर हो गया। अगेन मेरा ये आंसर गलत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक चीज याद रखना गाइस कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कोई आपको बोले कि अंडर रूट 9 कितना होगा,
तो कई लोग गलत जवाब देते हैं +-3। नहीं भाई, ये नहीं होगा। √9 का मतलब सिर्फ +3 होता है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। और हमारा क्वेश्चन में जो y इक्वल टू हमने ये लिखा, ये भी किसी का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब जो y है वो पक्के से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अंडर रूट किसी का 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ तो हम लिख रहे हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ लिख रहे हैं y -3 से +3 है। तो जो नेगेटिव वाले हैं ये तो हमें हटाने ही पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो y का आंसर है वो ये नहीं होगा, हमारा होगा y बिलोंग्स टू 0 से 3। बस 3 से आगे नहीं जाना। खुद ही सोच के देख लो, 0 लोगे तो आंसर आएगा, 0 पे आंसर आ रहा है 3, 0 यहाँ रख दो, आंसर 3। 9 - 0 √3। 1 रखेंगे तो भी आंसर आएगा √8। और ऐसे करते करते 3 तक जाएंगे तो भी आंसर आएगा 0। लेकिन 3 से जैसे ही इसको ज़्यादा लेंगे तो ये नेगेटिव दे देगा एंड वी विल नॉट अलाउ इट। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो इस फंक्शन का जो आंसर है वो 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा। सो द रेंज इज 0 to 3। तो ये बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फंक्शन के बेसिक नॉलेज को क्लियर करते हैं। आते हैं कुछ और बातें करते हैं। यदि मैं आपको बोलूं कि एक फंक्शन के अंदर सपोज करो यहाँ पर 4 एलिमेंट है ABCD और यहाँ पर 3 एलिमेंट है PQR। तो इस सिचुएशन में आप कितने फंक्शन बना सकते हैं? फंक्शन का मतलब किसी एलिमेंट की इमेज हम कितने तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि A की इमेज P है, B की इमेज भी P है, C की इमेज भी P है, D की इमेज भी P है, चलेगा। इसका मतलब P को हम इमेज बना सकते हैं A की, B की, C की, D की, कोई 2 की, कोई 3 की, अकेले की, 4 की, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। तो यदि मैं ऐसा पूछूं कि मेरे पास A की इमेज बनाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 3। और B की इमेज बनाने के अगेन 3। ऐसा तो है नहीं कि किसी को हमने A की इमेज बना दिया तो वो B की इमेज नहीं बन सकती, दोनों की भी बन सकती है। तो A के 3 ऑप्शन है, B के इमेज बनाने के भी 3 ऑप्शन है, C के भी 3 है, D के भी 3 है। तो फाइनली ये हो गया मेरा 81। इज दैट क्लियर? कई लोग ये पूछते हैं कि सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि P एलिमेंट कितनों की इमेज बन सकता है? 4 की। Q कितनों की बन सकता है? 4 की। R कितनों की बन सकता है? 4 की। तो सर आंसर 64 बोल दो। नहीं, ये सोचने का तरीका गलत है। क्यों गलत है? हो सकता है किसी एलिमेंट को किसी की इमेज बनना ही ना हो, क्योंकि हर एलिमेंट किसी की इमेज बनेगी ये पक्का नहीं है, पर हर एलिमेंट की कोई इमेज होगी ये पक्का है। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह की सिचुएशन है जिसमें हमको नंबर ऑफ फंक्शन काउंट करना है, तो हम ऐसे करेंगे। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन की कि भाई 1-1 फंक्शन कितने बन सकते हैं यहाँ पर। अब 1-1 फंक्शन बनाना है तो A B C D 4 एलिमेंट है और यहाँ पर P Q R 3 एलिमेंट है। 1-1 फंक्शन का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज ही होना चाहिए। A की इमेज P, B की इमेज Q, C की इमेज R। तो D की तो इमेज किसको दूँ मैं? इन्हीं में से किसी को देनी पड़ेगी, तो वो मेनी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ एलिमेंट ज़्यादा है और यहाँ कम है तो कभी 1-1 फंक्शन तो बन ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? अब मैं एक केस लेता हूँ जहाँ पर यहाँ एलिमेंट है 4 और यहाँ एलिमेंट है 4। तो बताओ कितने 1-1 फंक्शन बन सकते हैं? तो मैं पहले एलिमेंट की इमेज 4 तरह से ले सकता हूँ और जो इमेज इसकी हो गई वो अब किसी और की नहीं हो सकती। दूसरे की इमेज 3 तरह से, तीसरे की 2 तरह से, चौथे की 1 तरह से, यानी कि एक तरह से ये फैक्टोरियल 4 यानी 24 हो गया। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ये कौन से केस लिया मैंने? जब ये सपोज करो यहाँ m एलिमेंट है और यहाँ n एलिमेंट है, तो m = n वाला केस है। अब कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर इधर के एलिमेंट कम है
3 एलिमेंट है, और इधर के एलिमेंट हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। आराम से 1 1 फंक्शन बना सकते हो, क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट इमेज बने किसी की ये जरूरी नहीं है। तो ये जो पहला एलिमेंट है इसकी इमेज में कितने तरह से ले सकता हूँ? 7 तरह से। यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 7 एलिमेंट है, तो इसकी इमेज में 7 तरह से ले सकता हूँ। दूसरे एलिमेंट की इमेज 6 तरह से ले सकता हूँ, और तीसरे की 5 तरह से ले सकता हूँ, राइट। इसी को लिखने का एक तरीका और बताता हूँ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये जो मैंने 4 एक्स्ट्रा लिखे नंबर ऊपर, ये वापस नीचे भी लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने ऊपर गलती करके नीचे सॉरी बोल दिया एक तरह से, है ना। तो ऊपर मेरा 1 से 7 तक हो गया 7 का फैक्टोरियल, और नीचे हो गया 4 का फैक्टोरियल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, ये जो 4 है इसको मैं 7 माइनस 3 बोलूँ तो चलेगा। इसी को हम मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं 7p3। फार्मूला होता है NPR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो 7p3 हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3। आई होप ये बात समझ आई होगी आपको। तो जब भी यहाँ पर मान लो 3 एलिमेंट है और यहाँ 7 है, तो यहाँ पर 7 आया और यहाँ पर 3 आया, तो ऐसा याद रख लेना कि यदि यहाँ पर m एलिमेंट है और यहाँ पर n एलिमेंट है, तो यहाँ पर NPM ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने 1 1 फंक्शन बना सकेंगे हम। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। NPM याद रखना, n बड़ा होना चाहिए m से, बराबर भी होगा तो चलेगा। ये दोनों बराबर है तो उतने का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे 7p7 तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 7। तो ये बात हो गई हमारी 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे वो कैसे काउंट करना। आपको बात समझ आई होगी आई होप। बहुत टाइप के वैरायटी होती फंक्शन में, एक से एक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मैं कुछ बातें और आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है 9f(x) प्लस 7f(1/x) इक्वल टू 6x प्लस 5/x। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है और आपको पूछा है कि f1 कितना होगा। बस इतना हमको फाइंड करना है। f1 तो मैं तब निकाल पाऊंगा ना जब मेरे पास fx हो। fx आ जाएगा तो फिर जहां जहां x है वहां मैं 1 पुट कर दूंगा तो मेरे को f1 मिल जाएगा। ये बहुत फेमस वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो क्यों ना हम इसको समझें एक बार, इसको हम सॉल्व करें। तो गाइस ये fx मेरे को चाहिए और ये मेरे को f1/x नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि ये चीज़ मेरी हट जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में काम करा करो कि जहाँ x है उसकी जगह रख दो 1/x सब जगह। तो ये हो जाएगा 9f, इस x की जगह 1/x प्लस 7f 1/x करेंगे तो ये x आ जाएगा 1/1/x, ये आ जाएगा 6/x, ये आ जाएगा 5/1/x, तो ये आ जाएगा मेरा 5x। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। सिस्टमेटिक से मतलब जैसे ये 9f(x) है पहली इक्वेशन, प्लस 7f(1/x) इक्वल टू है मेरा 6x प्लस 5/x। अब ये जो नीचे वाली इक्वेशन है वो है 7fx, fx के नीचे fx वाला टर्म लिख लेते हैं, प्लस 9f(1/x) इक्वल टू मेरा आ जाएगा नीचे वाली इक्वेशन में 6/x प्लस 5x, ये वाला। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। मैंने सिस्टमेटिक लिख दिया, एक जैसे टर्म ऊपर नीचे लिख दिए। अब मेरे को ये f1/x हटाना है, तो क्यों ना मैं इस 7 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में कर दूं और 9 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में कर देता हूं। तो 9 को मैं पहले ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये मेरा बनेगा 81 टाइम्स fx प्लस 63 f1/x इक्वल टू 54x प्लस 45/x। मैंने ये 9 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 7 जा 49fx प्लस 63 f1/x इक्वल टू
7 6 ज़ा 42/x को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे, और 7 5 ज़ा 35x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट करने का सोच रहा हूँ, तो माइनस 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 और माइनस, तो ये मेरा पार्ट पूरा कैंसिल हो गया जो मुझे नहीं चाहिए था। अब 81 fx में से 49 fx गए तो 32 fx बनेगा इक्वल टू, और 54x में से 35x गए तो यहाँ पर 19x आ जाएगा, और 45x में से 42x गए तो प्लस ये 3/x आ जाएगा। आई होप बात समझ आई होगी आपको। तो अब मुझे 32 fx मेरे को मिल गया, तो मेरा fx इक्वल टू आ जाएगा 1/32, ये 32 मेरा इधर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 19x प्लस 3/x। और मेरे को फाइंड क्या करना था, f1 फाइंड करना था, और मैंने बोला था ना कि fx आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब fx आ चुका है, तो f1 निकालने के लिए 1/32, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, तो 19 1 जा 19, और ये 3/1 3, और 19 और 3 22, तो ये आ जाएगा 22/32, तो ये आ जाएगा 11/16। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चन को। यस प्लीज़, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे एक फंक्शन है और आपको बोला है उसका ग्राफ बनाओ। जैसे फंक्शन है मेरा fx इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 3, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। छोटा सा टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ पर fx ले लेते हैं, और यदि मैं x को 0 लेता हूँ तो मेरा आंसर 3 आएगा, क्योंकि 0 माइनस 3 का मॉडुलस प्लस 3। 1 लेता हूँ तो 2 आएगा, 2 लेता हूँ तो 1 आएगा, 3 लेता हूँ तो 0 आएगा, -1 लेता हूँ तो 4 आएगा, -2 लेता हूँ तो 5 आएगा। मतलब आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो मेरे को इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। बहुत अच्छे से समझना है इसको। 0 पे 3 आया, 1 2 3, ये 0 पे 3 आया। 1 पे 2 आएगा तो 1 पे 2, ये ऐसा आएगा। 2 पे 1 आएगा तो ये ऐसा आएगा, और 3 पे 0 आएगा तो ये ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ में इनको ज्वाइन करूं तो मैं ऐसा 3 तक तो ऐसे चलेगा ही, और उसके बाद -1 पे 4 दे रहा है, तो -1 यानी इधर पीछे चलेंगे तो 4 मतलब और ऊपर यहाँ आएगा। -2 पे 5 दे रहा तो यहाँ पर और आएगा, तो ये ऐसे 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 चलेगा। अच्छा, यदि मैं और आगे बढ़ता, सपोज मैं 4 लेता इस टेबल में, तो क्या आंसर मिलता मेरे को। 4 की इमेज, 4 - 3 1, 1 का आंसर 1, 5 का 2, यानी कि 4 का 1, तो वापस मेरा ग्राफ ऊपर उठेगा। 5 का 2 फिर और ऊपर उठेगा, यानी कि यहाँ से ग्राफ वापस मेरा ऐसे जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा वी शेप का ग्राफ बनेगा, और ओरिजिन से 3 कदम दूर टकराएगा, 3 कदम राइट में। अब देखो यहाँ पर x में 3 कम हो रहा था, तो यहाँ पर ओरिजिन से 3 ज़्यादा आया, ऐसे उल्टा चलता है। यदि यहाँ x +3 होता तो ओरिजिन से 3 कदम पीछे आता। तो इसका ख्याल रखेगा, बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा इनको देख के, इनके ग्राफ की बातें समझ के। जैसे मैं आपको बोलूँ कि fx इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 3 और माइनस अगेन 3 कर दूं मैं, तो क्या आंसर आएगा सोच के देखो। फिर से टेबल बनाते हैं। x fx 0 पे क्या आता है, 0 - 3 3, 3 - 3 0 पे 0 आ रहा है, ठीक है भाई। 1 पे देखते हैं कितना आता है। 1 - 3 2, -3 -1 आ रहा है। 2 पे क्या आ रहा है, 2 - 3 1 - 3 -2 आ रहा है। 3 पे क्या आ रहा है, ओनली -3 आ रहा है। 4 पे क्या आ रहा है, 4 - 3 1 1 - 3 -2 आ रहा है। 5 पे क्या आ रहा है,
5 माइनस 3 2, 2 माइनस 3 -1 आ रहा है। 6 पे क्या आ रहा है? 6 माइनस 3 3 माइनस 3 6 पे 0 आ रहा है। और -1 भी लेके देख लेते हैं, कुछ आइडिया लग जाएगा कि माइनस में किधर जा रहा है। -1 -3 -4 का मॉडुलस +4 एंड 4 - 3 1 आ रहा है। अब फिर से इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं। 0 पे तो 0 ही आ रहा है। 0 - 3 का मॉडुलस 3 3 - 3 0, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। 1 पे कितना आ रहा है? -1 आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ पॉइंट आएगा। 2 पे -2 आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ पॉइंट आएगा। 3 पे -3 आ रहा है, तो ये मेरा यहाँ पॉइंट आएगा। और 4 पे -2 आएगा, वापस ऊपर जा रहा है ग्राफ, यहाँ आ जाएगा। 5 पे -1 आ रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा। 6 पे वापस 0 आ गया। और 7 लेते तो 7 - 3 4 - 3 1 आता, फिर ऊपर उठ जाता। तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे गया और फिर ऐसे 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 जा करके आगे उठेगा ऐसे, ठीक है। और -1 पे 1 आ रहा है ना, -1 लेता हूँ तो 1 आ रहा है, मतलब ये इधर आगे ऐसे जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि अपना जो ग्राफ था वो पहले वाला और ये वाला, इसमें क्या फ़र्क आया। गौर से देखो जरा, पिछले ग्राफ में था सिर्फ mod x - 3 और अब की बार ये 3 कम हो गया। तो ये जो ग्राफ था मेरा, ये ऐसा का ऐसा नीचे आ गया, 3 कदम नीचे आ गया। हर पॉइंट 3 कदम नीचे आ गया। ये जो पॉइंट था ये 1 2 3 कदम नीचे आके यहाँ आ गया, और ये भी 3 कदम नीचे आ गया। यानी कि ये 3 कदम नीचे शिफ्ट हो गया। यानी कि अल्टीमेटली ये जो मॉडुलस के ग्राफ में से कुछ भी चीज़ यहाँ माइनस करेंगे तो उतना ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई कोई आपको बोले कि fx इक्वल टू मॉडुलस के अंदर x - 3 वापस -3 और वापस मॉडुलस लगा है, तो बताओ इसका ग्राफ क्या होगा। तब यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि जो पिछला ग्राफ था बस उसी के ऊपर फिर से मॉडुलस लग गया। तो ये याद रखना आप कि इसका जो ग्राफ होगा वो पिछला ग्राफ तो मैं बना ही लेता हूँ, उतना तो रहेगा ही। ये ऐसा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन में थोड़ा सा डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ। अभी मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर इसका जो ग्राफ है वो इधर जा करके और ये वापस ऊपर उठ गया, ठीक है। आएंगे तो सारे ऐसे ग्राफ वी शेप के ही आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझो कि ये जितने भी आंसर आ रहे थे उनके ऊपर वापस से मॉडुलस लगा है। मतलब जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेंगे, और जो पहले निगेटिव आंसर आए थे वो सब क्या हो जाएंगे, वापस से पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब इस टेबल के अंदर ये 0 का तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो -1 आया था ये अगेन +1 हो जाएगा, ये सब प्लस के हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन जितना भी ग्राफ का डॉटेड लाइन वाला नीचे आ रहा है वो ऐसा कैसे ऊपर उठ जाएगा, इसकी मिरर इमेज आ जाएगी आंसर ऐसा। तो ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा। मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर उठ जाएगा, तो ये W शेप का ग्राफ बनेगा इसका, इस वाले फंक्शन का जो मैंने आपको बताया है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। तो मैंने बहुत अच्छा वाला नॉलेज आपको दिया है फंक्शन का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे इनपुट्स आपको दे सकूं और आपका नॉलेज लेवल बढ़ सके। और विदाउट एनी चार्ज आपको ये सब मिल रही है, जो आप हजारों लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग में पढ़ रहे हैं ना, वही चीज़, वही जो आप IIT JEE की बच्चे कोचिंग करते हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग करते हैं, आपको ये चीज़ स्टूडेंट की हेल्प के लिए ये लॉकडाउन पीरियड से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, और मैं आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले और अच्छे लेवल की नॉलेज मिले। आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस